Hello friends, today we will learn on the lathe operations. This is our sixth lecture of our subject lathe. Before continuing any operation in lathe, we have to load the job and center it on the headstock spindle. इसका मतलब कि जैसे मान लो आपको लेथ पे जितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको जॉब या वर्क पीस आपको होल्ड करना पड़ेगा बिटवीन दैट सेंटर। होल्ड कहाँ पे करेंगे? तो होल्ड आप लेथ के स्पिंडल में करेंगे। स्पिंडल पे क्या हो सकता है? तो स्पिंडल पे डॉग चक हो सकता है, 3 जो चक हो सकता है, 4 जो चक हो सकता है, या फेस प्लेट भी हो सकती है, जिसमें आप आपका वर्क पीस या जो भी आपको जो जॉब के ऊपर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप उसमें उसको होल्ड करने का होता है। और होल्ड करने के बाद आपको उसका सेंटर भी करना पड़ता है। इन लेथ ऑपरेशन द हेडस्टॉक स्पिंडल होल्ड्स द जॉब एंड इट रोटेट्स विद द सेम स्पीड एज द स्पिंडल। जो हेडस्टॉक पे स्पिंडल है, वो स्पिंडल पे जैसे मैंने बताया कि आप 3 जो चक या 4 जो चक या डॉग चक या फेस प्लेट कोई भी चीज़ फिक्स करके आप उसमें आपका वर्क पीस या जॉब होल्ड कर सकते हो। और जैसे ही लेथ का स्पिंडल चलता है या वो घूमता है या आप उसको स्पीड देते हैं, वो ही सेम स्पीड पे आपका चक एंड आपका जॉब या वर्क पीस वही सेम स्पीड पे रोटेट भी होता है। उसके बाद में द कैरेज होल्डिंग द टूल ऑन द टूल पोस्ट। जो कैरेज होता है, कैरेज कहाँ पे होता है? दैट इज इन बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। वो दोनों के बीच में कैरेज होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में उसके ऊपर डिस्कस किया था। और कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट क्या करता है? आप उसमें आपका जो भी टूल से जो भी आपको ऑपरेशंस करना है, वो आप वो टूल से कर सकते हो। ऑल्सो द कैरेज गिव्स द टूल पोस्ट मूव्स longitudinally और क्रॉसवाइज डायरेक्शन टू गिव द डिजायर्ड फीड ऑन द जॉब। आप कैरेज को वर्क पीस से राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में आप मूव कर सकते हो, या उसको क्रॉसवर्ड स्पीड भी आप दे सकते हो। वो आपको जो ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन के दौरान जो भी रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आपको कैरेज को या इन अदर वर्ड्स आपको टूल पोस्ट को मूव करने का होता है। दिस टू मोशंस, कौन सी? लॉन्जिट्यूडल मोशन एंड क्रॉसवाइज मोशन, हेल्प्स टू रिमूव द चिप्स ऑफ द मेटल एंड गिविंग द प्रॉपर शेप ऑफ द जॉब। ये दोनों जो आपकी जो मोशन है, और वो मोशन से आपका जो वर्क टूल होल्डर पे जो टूल फिक्स किया है, वो आपके वर्क पीस को उसके ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन करता है और अल्टीमेटली उसमें से चिप्स या मटेरियल रिमूव करता है, और आपको जो भी शेप या साइज चाहिए जॉब की या वर्क पीस की, आप उसमें से ले सकते हो। The lathe is such a versatile machine that it can produce another lathe. लेथ एक ऐसा मशीन है कि आप लेथ से ऐसे ऐसे कंपोनेंट बना सकते हो, यानी आप कुछ भी ऑपरेशंस, कोई भी ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन है, वो आप लेथ से कर सकते हो। उसका कहने का मतलब है कि आप कोई भी ऑपरेशन करके दूसरा लेथ भी एक लेथ से आप बना सकते हो। इट इज़ tough to mention which operations are not performed in a lathe machine tool, though we discuss. हम डिस्कस करेंगे आगे कि आप लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। दिस इज आवर सेकंड स्लाइड ऑफ लेथ ऑपरेशंस। ये यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है कि लेथ से आप कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो। Number 1 is centering, facing, turning, chamfering, knurling, thread cutting, drilling, boring, reaming, spinning, tapping and parting off. इतने ऑपरेशंस आप लेथ मशीन से कर सकते हो। हम बारी बारी एक एक ऑपरेशंस देखेंगे
जहाँ तक हो सकता है मैंने उसका फिगर आपको यहाँ पे फिगर या स्केच मैंने यहाँ पे दिया है, और मैं आपको बारी बारी एक एक ऑपरेशंस समझाऊंगा और उसका क्या यूजेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑपरेशन इज सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होता है? वी यूज दिस ऑपरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ए कॉनिकल होल in the face of the job to make the bearing support of the lathe center when the job is held between two centers। जैसे मान लो कि मैंने बताया कि आप वर्कपीस को कहाँ पे होल्ड कर सकते हो, तो स्पिंडल के ऊपर जो भी आपका चक लगा है उसमें होल्ड कर सकते हो। लेकिन इफ़ आपका वर्कपीस का लेंथ या जॉब का लेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपने एक एंड पे जॉब को पकड़ा है, व्हेन यू स्टार्ट रोटेटिंग, तो हो सकता है कि वो दूसरे एंड जो फिक्स एंड नहीं है, जिसमें आपने कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है, वो थोड़ा एसेंट्रिक घूमेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको दूसरा एंड को भी सपोर्ट देना पड़ेगा। दूसरा एंड कहाँ पे आता है? टेल स्टॉक की तरफ आता है। तो जैसे टेल स्टॉक में क्या होता है? डेड सेंटर होता है। अगर आपको वहाँ से जॉब को पकड़ना है, जैसे मैंने बताया है जहाँ पे लिखा है सेंटर ड्रिल, ऐसा मैंने लिखा है, तो अगर आपको वहाँ से जॉब को पकड़ना है देन उसको आपको वहाँ पे एक छोटा सा छेद करना पड़ेगा या सेंटरिंग करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरी तरह से समझाऊं। फॉर एग्जांपल आपको ड्रिलिंग मशीन पे कुछ काम करना है, ड्रिलिंग मशीन पे ड्रिल करना है। अब डायरेक्टली आपने एक लोकेशन नक्की किया कि मेरे को ये जगह पे ड्रिलिंग करना है। अब डायरेक्टली ड्रिलिंग करेंगे तो हो सकता है ड्रिल का जो टूल है वहाँ से डिफ्लेक्ट होगा, उसको कुछ गाइड नहीं मिलेगी। तो आप क्या करेंगे? जहाँ पे भी आपको ड्रिल करना है वहाँ पे एक छोटा सा पंचिंग कर देंगे, छोटा सा एक डेंट जैसा आएगा, वो डेंट में आपका ड्रिल टूल वहाँ पे स्टार्ट मशीनिंग आपका करेगा। द सेम प्रोसेस कि जैसे आपको सेंटरिंग ऑपरेशंस करना है तो दूसरा एंड पे आपको एक ड्रिल का छोटा सा कॉनिकल होल करना है, जिसके कारण क्या होगा कि टेल स्टॉक में जो आपका डेड सेंटर है वो डेड सेंटर वो सेंटर में आ जाएगा, और जिसके कारण आप जॉब या वर्कपीस एक एंड आप चक में या दूसरा एंड आप टेल स्टॉक में रखा हुआ जो आपका डेड सेंटर है उस दोनों के बीच में आप उसको होल्ड कर सकते हैं। सो वाई सेंटरिंग ऑपरेशन इज रिक्वायर? अगर लंबा जॉब है और आपको दोनों एंड से वर्कपीस को होल्ड करना है, एक एंड आपका तो चक में जाएगा जहाँ पे आपको सेंटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दूसरा एंड जो हैंगिंग वाला होता है वहाँ पे अगर आपको जॉब को सपोर्ट नहीं मिलता है तो देन वो आपका जो स्पीड मिलेगा तो वो एसेंट्रिक घूमेगा। टू अवॉइड दिस आपको दूसरे एंड पे एक छोटा सा ड्रिल करना है, और जिसमें आपका टेल स्टॉक में रखा हुआ डेड सेंटर का पॉइंट उसके अंदर इंसर्ट होता है, और उसके कारण आपका जॉब एक एंड आप चक में और दूसरा एंड डेड सेंटर में होल्ड कर सकते हो। ये ऑपरेशन को सेंटरिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। सेकंड ऑपरेशन इज फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन क्या है? फेसिंग ऑपरेशन इज फॉर मेकिंग द एंड्स ऑफ द जॉब टू प्रोड्यूस ए स्मूथ फ्लैट सरफेस विद द एक्सिस ऑफ ऑपरेशंस और ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए जॉब। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक टूल दिखाया हुआ है, जो येलो कलर का आपका येलो या ऑरेंज कलर का आपका वर्कपीस है। वहाँ पे एक एंड में राइट हैंड साइड में टूल दिखाया है। वो टूल क्या करेगा? आपका फेसिंग ऑपरेशन करेगा। फेसिंग ऑपरेशन की ज़रूरत कब होती है? अगर आपने कोई वर्कपीस आपके या जॉब आपके पास है तो हो सकता है कि वो फेस आपका जॉब का लेंथ के हिसाब से उसको परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको फेसिंग करना पड़ता है। दूसरी उसकी ज़रूरत क्या है? आपको जॉब का लेंथ चाहिए फॉर एग्जांपल 100 मिलीमीटर, लेकिन आपका जॉब है 103 मिलीमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 mm या 3 मिलीमीटर का आपको उसके ऊपर फेसिंग करना पड़ेगा, सो दैट अल्टीमेटली आपको 100 mm लेंथ का जॉब आपको मिल सके। इन दिस ऑपरेशन होल्ड द जॉब
on the headstock spindle using 3 or 4 jaw chuck. Start the machine on the desired RPM to rotate the job. Give a desired feed on the perpendicular direction of the axis of the job. जॉब का जो लेंथ वाइज डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर आपको टूल को फीड देने का होता है, सो दैट यू कैन गेट द डिजायर्ड लेंथ ऑफ द वर्क पीस. दिस इज फेसिंग ऑपरेशन. टर्निंग ऑपरेशन. टर्निंग ऑपरेशंस क्या है? द टर्निंग ऑपरेशंस बाय विच we remove the excess material from the workpiece to produce a cone shape or a cylindrical surface. देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि टर्निंग ऑपरेशन से आपको सिलेंड्रिकल सरफेस भी मिलती है और कॉनिकल सरफेस भी मिलती है. वो कॉनिकल सरफेस और सिलेंड्रिकल सरफेस कैसे मिलती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टर्निंग ऑपरेशंस एंड दोस आर स्ट्रेट टर्निंग, शोल्डर टर्निंग, rough turning, finish turning, taper turning and eccentric turning. स्ट्रेट टर्निंग क्या होता है? तो स्ट्रेट टर्निंग क्या है कि जैसे आपने वर्कपीस को होल्ड किया, देखो मैंने ये फिगर में वर्कपीस को कैसे होल्ड किया वो दिखाया है, दोनों सेंटर में. आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी पार्ट है वो आपका चक में होता है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका टेल स्टॉक में रखा हुआ जो डेड सेंटर है उसमें रखा है. ओरिजिनल डायमीटर, जैसे मैंने वहाँ पे ऊपर वर्कपीस या जो लिखा है वो डायमीटर उसका ओरिजिनल था. आपने क्या किया? आपने टर्निंग टूल यूज करके उसको लेंथ वाइज स्ट्रेट में टर्निंग किया और आपने डायमीटर रिड्यूस किया. सो दिस इज स्ट्रेट टर्निंग. इन दिस ऑपरेशन is done to produce a cylindrical surface by removing excess material from the workpiece. It is done in the following ways. क्या क्या steps है वो अभी हम देखेंगे. Mount the job by suitable job holding device. मैंने यहाँ पे suitable job holding device क्यों लिखा है? क्योंकि आप जॉब जैसे मैंने बताया 3 जो चक में, 4 जो चक में या डॉग चक में या फेस प्लेट में होल्ड कर सकते हो. So mount the job by suitable job holding device and check the trueness of the job axis with the lathe axis. लेथ का जो एक्सिस है वो एक्सिस पे ही जॉब का रोटेशन होना चाहिए. वो अगर एसेंट्रिक रोटेशन होता है तो आपका टर्निंग ऑपरेशंस आपको वो जो स्ट्रेट लाइन में चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा. तो यू हैव टू चेक द ट्रूनेस ऑफ द जॉब एक्सिस. Hold the cutting tool on the tool post and set the cutting edge at the job axis or slightly above it. जो आपका कटिंग टूल का जो पॉइंट है वो आपका जॉब का सेंटर है वहाँ पे या उससे थोड़ा स्लाइटली अप साइड में आपको रखना है. सेट द स्पिंडल एज पर द डिजायर्ड स्पीड. जो आपको आरपीएम चाहिए वो आप स्पिंडल का आरपीएम सेट करेंगे. गिव डेप्थ ऑफ कट एज पर फिनिश और रफ कट. आपको कितना डेप्थ ऑफ कट देना है? आपको फिनिश सरफेस चाहिए या रफ सरफेस चाहिए, इस हिसाब से आपको उसको डेप्थ ऑफ कट देना है. फॉर एग्जांपल अगर आपको रफ टर्निंग करना है और उसके बाद में फाइनल टर्निंग करना है तो आपका डेप्थ ऑफ कट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपको फिनिश कट चाहिए देन आपका डेप्थ ऑफ कट रफ कट से कम रहेगा. स्टार्ट द मशीनिंग. Engage automatic feed to move the carriage with the tool to desired length. आपको ऐसा कोई कंपलसरी ज़रूरत नहीं है कि आपको कैरेज को ऑटोमेटिक ही मूव करना है. आप मैन्युअल भी मूव कर सकते हो और जितनी लेंथ में आपको टर्निंग करना है इतनी लेंथ तक आपको धीरे धीरे कैरेज को मूव करना है. देन disengage the feed and carriage is brought back to its starting position. The process is repeated until the job फिनिश. ये टर्निंग आपको कब तक करनी है? जब तक आपको जो आपको डायमीटर चाहिए वो डायमीटर नहीं मिलता है तब तक आपको उसको टर्निंग करते रहना है. फॉर एग्जांपल इनिशियल डायमीटर ऑफ योर वर्क पीस इज 50 मिलीमीटर एंड योर रिक्वायरमेंट इज 40 मिलीमीटर. देन यू हैव टू स्टार्ट विद द रफ टर्निंग. जैसे मान लो आपने 3 mm का डेप्थ ऑफ कट दिया है तो 3 mm से आपका डायमीटर कितना रिड्यूस होगा?
50 -3 -3 डबल साइड में, जैसे डेप्थ ऑफ कट 3 mm का दिया है तो आपका डायमीटर रिड्यूस होगा 6 मिलीमीटर। तो एक बार आप जब प्रोसेस करेंगे तो आपका जो डायमीटर है वो रिक्वायर्ड जो आपका 40 mm है और इनिशियल 50 mm है, उसमें से 6 मिलीमीटर निकल के आपको 44 mm का डायमीटर मिलेगा। अगेन आपकी रिक्वायरमेंट 40 mm की है बट यू हैव ए डायमीटर ऑफ 44 मिलीमीटर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन दूसरा डेप्थ ऑफ कट लेके आपको जो भी डायमीटर चाहिए वो डायमीटर में आपको उसको फिर से टर्निंग करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज ए स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज द शोल्डर टर्निंग। शोल्डर टर्निंग क्या है? तो शोल्डर टर्निंग जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि आपको कोई एक स्टेप जैसा रखना है, तो शोल्डर टर्निंग इज कॉल्ड विच हैज ए डिफरेंट डायमीटर टू फॉर्म ए स्टेप फ्रॉम वन डायमीटर टू अनदर। जैसे मैंने दिखाया है, ये स्केच मैंने बनाया है, उसमें आपको जो हाथ से बनाया हुआ स्केच है भी मैं दिखाता हूँ कि जैसे आपका वर्क पीस है और पिंक कलर से मैंने यहाँ पे टूल दिखाया है। उसमें 4 टाइप के आपके शोल्डर टर्निंग है। एक तो है स्क्वायर स्क्वायर टर्निंग, बराबर। तो स्क्वायर टर्निंग में क्या होता है, जो फर्स्ट वन इज द स्क्वायर टर्निंग है, मैंने लिखा है नाम वहाँ पे शोल्डर टर्निंग, बट इट इज़ ए स्क्वायर टर्निंग। दूसरा है आपका बेवल टर्निंग, जिसमें आपको थोड़ा बहुत आपको उसमें बेवलिंग मिलता है। थर्ड वन इज द रेडियस टर्निंग, उसमें बेवल टर्निंग से आपका रेडियस थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड फोर्थ वन इज द अंडरकट, जिसमें आपको एक ग्रूव जैसा करना पड़ता है, दैट इज नोन इज द अंडरकट टर्निंग, बराबर। तो दिस इज ए 4 टाइप ऑफ डिफरेंट शोल्डर टर्निंग। नंबर 1 स्क्वायर टर्निंग, नंबर 2 बेवल टर्निंग, नंबर 3 रेडियस शोल्डर टर्निंग एंड नंबर 4 इज द अंडरकट टर्निंग। उसके बाद में आता है रफ टर्निंग एंड फिनिश टर्निंग। जैसे मैंने पहले बताया कि रफ टर्निंग क्या होता है, और मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि अगर आपका वर्कपीस का इनिशियल डायमीटर है 50 मिलीमीटर एंड योर रिक्वायर्ड डायमीटर है 40 मिलीमीटर, दैट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस ए मटेरियल बाय 10 मिलीमीटर। अगर 10 मिलीमीटर रिड्यूस करना है तो आपको टोटल एक साइड से 5 मिलीमीटर आप डायमीटर निकालेंगे तो आपका दूसरी साइड से भी 5 मिलीमीटर का रिड्यूस होगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली यू विल गेट ए डायमीटर ऑफ 40 मिलीमीटर। तो रफ टर्निंग में क्या होता है कि रफ टर्निंग आप फास्ट कर सकते हो। कैसे? तो आपका डेप्थ ऑफ कट उसमें ज़्यादा होता है और फीड रेट भी आपका उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन वो टर्निंग के बाद में आपको जो सरफेस मिलती है वो इतनी फिनिश या स्मूथ नहीं मिलती है, जिसके कारण उसको रफ टर्निंग बोलते हैं। So it is a process of removal of excess material from the workpiece in minimum time by applying a high rate of feed and very heavy depth of cut। जैसे मैंने बताया कि डेप्थ ऑफ कट उसमें ज़्यादा होता है और जो कैरेज का जो फीड रेट है वो भी ज़्यादा होता है। द डेप्थ ऑफ कट इज अराउंड 2 to 5 मिलीमीटर एंड द रेट ऑफ फीड इज 0.3 to 1.5 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो डेप्थ ऑफ कट इज अराउंड 2 to 5 millimeter. Why 2 to 5 millimeter? That depends on the workpiece material, also depend on the lathe machine, also it is depending on the worker skill and also it is depending on the tool material। तो ये 4 के बेस पे आपको मशीनिंग के क्या ऑपरेशंस में कौन से डेटा रखना है उसके ऊपर से आप सिलेक्ट करते हैं। फिनिश टर्निंग में क्या होता है, उससे उल्टा होता है कि द फिनिश टर्निंग ऑपरेशंस नीड्स हाई कटिंग स्पीड, उसका कटिंग स्पीड ज़्यादा होता है विथ मिनिमम फीड एंड वेरी स्मॉल डेप्थ ऑफ कट टू जनरेट द स्मूथ सरफेस। कटिंग स्पीड ज़्यादा होता है लेकिन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट बहुत कम होता है। इन फिनिश टर्निंग द डेप्थ ऑफ कट इज अराउंड 0.5 मिलीमीटर। जैसे वहाँ पे रफ टर्निंग में क्या था, दैट इज फ्रॉम 2 to 5 मिलीमीटर, यहाँ पे 0.5 to 1 मिलीमीटर है। एंड रेट ऑफ फीड इज 0.1 to 0.3 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, जबकि वहाँ पे क्या था 0.3 to 1.5 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन रफ टर्निंग में था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रफ टर्निंग एंड फिनिश टर्निंग। ये आपको 2 या 3 मार्क का एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन उसमें आ सकता है, डिफरेंशिएट रफ टर्निंग एंड फिनिश टर्निंग। तो आपको ये 2 डिफरेंस उसमें आपको लिखने होते हैं।
उसके बाद में आता है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग क्या होता है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि आपको कॉनिकल शेप में आपका वर्कपीस चाहिए, तो कॉनिकल शेप में वर्कपीस लाने के लिए आपको टर्निंग भी कॉनिकल करना पड़ेगा, तो उसको टेपर टर्निंग बोलते हैं। फर्स्ट लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट द टेपर। टेपर क्या होता है? ए टेपर इज डिफाइंड एज ए यूनिफॉर्म डिक्रीज और इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द वर्कपीस along with the length। क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड? दैट इज द यूनिफॉर्म डिक्रीज और इंक्रीज। डिक्रीज कैसे बोलेंगे कि जैसे मान लो आप ये जो जॉब मैंने दिखाया है वहाँ पे आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे देन देयर इज ए यूनिफॉर्म डिक्रीज इन द डायमीटर, और अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे देन देयर इज ए यूनिफॉर्म इंक्रीज इन द डायमीटर। यूनिफॉर्म बराबर, दैट मीन्स कि आपका कोई एक पॉइंट पे उसका डिग्री निकालेंगे तो वो डिग्री हर एक पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा। दैट इज वाई इट इज नोन एज ए यूनिफॉर्म डिक्रीज और इंक्रीज इन द डायमीटर। द ऑपरेशन by which a conical surface of the gradual reduction in diameter from cylindrical workpiece is produced is called a taper turning। ओरिजिनल डायमीटर उसका शेप उसका सिलिंड्रिकल होता है, लेकिन आप ग्रेजुअली यूनिफॉर्म आप उसमें डायमीटर रिड्यूस करते जाते हैं और जो आपको वर्कपीस मिलता है दैट इज इन द शेप ऑफ टेपर, तो उसको आप टेपर टर्निंग बोलते हैं। टेपर टर्निंग की क्या क्या मेथड है वो हम अभी देखेंगे। तो उसके लिए 4 मेथड है। ए टेपरिंग फ्रॉम मे बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। टेपर टर्निंग बाय फॉर्म टूल, बाय स्वेलिंग ऑफ द कंपाउंड रेस्ट, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड एंड बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ये 4 मेथड से आप टेपर टर्निंग कर सकते हो। अभी हम बारी बारी हर एक मेथड देखेंगे। तो टेपर टर्निंग बाय फॉर्म टूल। फॉर्म टूल मतलब वो टूल का जो भी डिग्री होती है, जो उसका फॉर्म या शेप होता है, दैट इज एग्जैक्टली द शेप ऑफ द वर्कपीस में आपको जो टेपर चाहिए वो, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है। इट इज यूज्ड टू फॉर्म ए शॉर्ट लेंथ ऑफ टेपर बाय यूजिंग ए फॉर्म टूल और ब्रॉड नोज टूल। वो टेपर टर्निंग ये फॉर्म टूल से करेंगे तो उसमें एक रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपका टेपर का जो लेंथ है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट लेंथ में होना चाहिए, और आपका जो टूल है वो ब्रॉड, उसका जो नोज़ है, नोज़ मतलब जहाँ से वो कटिंग करता है वो उसका ब्रॉड नोज़ होता है, मतलब उसका चौड़ाई ज़्यादा होता है। Any increase in the length of taper will require the use of a wider cutting edge। अगर टेपर का लेंथ ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आपका टूल का विड्थ भी वाइड करना पड़ता है, और उसके कारण क्या होता है कि व्हेन यू आर डूइंग द टेपर टर्निंग ऑपरेशंस वहाँ पे वाइब्रेशन होता है और टूल ब्रेक होता है, या आपका जो भी सरफेस फिनिश आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। इन दिस ऑपरेशन द टूल एंगल मस्ट बी हाफ ऑफ द टेपर एंगल। टेपर एंगल का जितना एंगल है उससे उसका एंगल हाफ होता है। तो जैसे आप टूल वर्कपीस को टच करेंगे तो जितना जितना पोर्शन वर्कपीस से टच होता है इतना इतना मटेरियल रिमूव होता जाएगा। ये था आपका पहला मेथड का टेपर टर्निंग का विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म टूल। दूसरा मेथड है टेपर टर्निंग बाय स्वेलिंग ऑफ द कंपाउंड रेस्ट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंपाउंड रेस्ट, और मैंने वो भी दिखाया था कि आप कंपाउंड रेस्ट तो वहाँ पे एक इंडिकेटर होता है, मार्किंग क्या होता है, जिससे आपका कंपाउंड रेस्ट जितना भी डिग्री में आपको उसको मूव करना है उस हिसाब से आप उसमें डिग्री में मूव कर सकते हो। सो दिस मेथड इज यूज फॉर टर्निंग स्टेप एंड शॉर्ट टेपर। अगर आपको छोटा सा टेपर करना है लेंथ में तभी आप ये यूज़ करेंगे। इट इज़ डन एज फॉलो। कैसे करना है, तो सेट द कंपाउंड रेस्ट बाय स्वेलिंग इट फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द लेथ सेंटर्स थ्रू एन एंगल इक्वल टू हाफ द टेपर एंगल। आपका टेपर एंगल जितना है उससे आधा एंगल आपको कंपाउंड रेस्ट इतना डिग्री में आपको सेट करना है। क्लैम्प द कैरेज
इन प्लेस। कैरेज को आप क्लैंप कीजिए। आफ्टर एडजस्टिंग एंड सेटिंग द टूल, फीड इज अप्लाइड बाय कंपाउंड रेस्ट फीड हैंडल टू कंप्लीट द टेपर। जो यहाँ पे मैंने एक राइट हैंड साइड में एक हैंडल दिया हुआ है, वो हैंडल से आपको कंपाउंड रेस्ट का मूवमेंट करना है। और वो कंपाउंड रेस्ट का मूवमेंट कैसे होगा कि आपने जितना डिग्री सेट किया है वही डिग्री में उसका मूवमेंट होगा, बराबर। तो जैसे पहला जो एग्जांपल था, पहला जो अपना जो टेपर टर्निंग वाला था, वो क्या था, फॉर्म टूल से। आपने उसमें क्या किया, आपने जॉब को स्ट्रेट रखा है, टूल को भी सीधा पकड़ा है, लेकिन टूल का शेप है वो आपने टेपर किया है। यहाँ पे क्या किया, आपको टूल सीधा रखना है, लेकिन टूल का होल्डिंग है, जो कंपाउंड रेस्ट में होल्डिंग होता है, वो आपने टेपर में किया है। तो ऑटोमेटिक आपका जो भी टर्निंग होगा वो आपका टेपर में टर्निंग होगा। थर्ड मेथड है टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। उसमें क्या होता है, तो सेट ओवर ऑफ टेल स्टॉक फ्रॉम इट्स सेंटर लाइन इज डन इक्वल टू हाफ द टेपर। आपको जो टेल स्टॉक है वो टेल स्टॉक आपको थोड़ा ऑफसेट करना है। कितना, इतना डिग्री जितना आपको, जो डिग्री में आपको टेपर चाहिए। जॉब इज हेल्ड बिटवीन सेंटर्स। यहाँ पे जॉब आपको क्या करना है, सिर्फ चक में नहीं, एक एंड पे नहीं पकड़ना है आपको। यहाँ पे जॉब जो है आपको दोनों एंड में, यानी स्पिंडल में या हेड स्टॉक में, एंड दूसरा एंड आपका टेल स्टॉक, वो दोनों के बीच में आपको जॉब को हेल्ड करना है। जॉब इज हेल्ड बिटवीन सेंटर्स, द लेंथ ऑफ द वर्क पीस विल बी लॉन्ग इनफ। उसमें क्या होना चाहिए, जैसे वो पहली जो दो मेथड थी फॉर्म टूल और स्वेलिंग वाला, उसमें क्या था कि आपको अगर छोटा लेंथ में टेपर टर्निंग करना है तो ये वो दो मेथड बराबर थी। लेकिन अगर आपका जॉब 2 फीट 3 फीट जितना लंबा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब को बिटवीन सेंटर होल्ड करना पड़ेगा, और टेल स्टॉक आपको डिग्री में सेट करना पड़ेगा, ऑफसेट सेट करना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिक जब आप टर्निंग करेंगे तो टूल तो सीधा जाएगा, लेकिन आपने जॉब को टेपर में होल्ड किया है तो वो ऑटोमेटिक आपका जो भी टर्निंग करेगा वो टेपर में टर्निंग करेगा। सो ये था मेथड टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। एंड फोर्थ मेथड दैट इज बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट। आपको एक टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगाना होता है, और जिसके कारण आप जो भी वर्क पीस में आप टर्निंग करेंगे वो आपको टेपर में मिलेगा। इट इज डन इन द फॉलोइंग वेज। द क्रॉस स्लाइड इज फर्स्ट मेड फ्री फ्रॉम लीड स्क्रू बाय हिंडर स्क्रू। आपको क्रॉस स्लाइड लीड स्क्रू से डिसएंगेज करनी है। द रियर एंड ऑफ द क्रॉस स्लाइड इज देन टाइटन विथ गाइड ब्लॉक बाय बेल्ट। Set the guide bar at an angle to the lathe axis। लेथ एक्सिस का जो भी है वहाँ से आपको गाइड बार है वो उसका आधा टेपर एंगल पे आपको उसको सेट करना है। द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ कट इज गिवन बाय द कंपाउंड स्लाइड एट ए राइट एंगल टू द लेथ एक्सिस। ये था जो मेथड आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट से आप कैसे टेपर टर्निंग कर सकते हो। तो 4 मेथड है, एक तो फॉर्म टूल से, दूसरा मेथड है आपको जो कंपाउंड रेस्ट है उसको स्वेलिंग करके, थर्ड मेथड है आपका टेल स्टॉक को सेट ओवर मेथड वाला, एंड फोर्थ वन इज द टेपर टर्निंग अटैचमेंट से आप टेपर टर्निंग कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज द चैम्फरिंग ऑपरेशन। चैम्फरिंग ऑपरेशन क्या होता है सॉरी Chamfering is used for beveling the end of the job to remove burrs, to look better, to make a passage of the nut into the bolt। तो चैम्फरिंग करने का रीजंस क्या क्या है। सबसे पहले तो जब आप मशीनिंग ऑपरेशंस करते हैं तो उसके एंड पे थोड़े बर्स होते हैं। बर्स क्या होता है, इट्स ए अनवांटेड लूज पार्टिकल्स। लूज मतलब उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रबिंग करेंगे तो वो निकल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा सा टूल लेके सिर्फ आपको एंड पे उसको टच करना है, और कोई भी डिग्री जैसे 30 डिग्री या 60 डिग्री में आप उसका चैम्फरिंग कर सकते हैं। चैम्फरिंग क्यों करते हैं, तो एक तो जो बर्स होते हैं वो रिमूव करने के लिए, दूसरा जब आप वर्कपीस बनाएंगे और चैम्फरिंग करेंगे तो उसका लुक आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड तीसरा अगर ये आपका वर्कपीस
कोई एक एंड से अगर कोई होलो पार्ट में एंटर होता है तो उसको इजीली आप एंटर हो सके, इसके लिए उसको चैम्फरिंग करना पड़ता है। दिस ऑपरेशन इज डन आफ्टर थ्रेड कटिंग, नर्लिंग, रफ टर्निंग। जितने भी ऑपरेशंस आपको करना है वो सब ऑपरेशंस कर देने के बाद आपको चैम्फरिंग ऑपरेशंस करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज द नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशंस क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा नर्लिंग किया हुआ पार्ट, तो आपने वर्नियर या माइक्रोमीटर आपने यूज़ किए होंगे। तो माइक्रोमीटर का जो रैचेट होता है वो नर्लिंग किया होता है। वो क्यों होता है? कि उसका ग्रिप आप अच्छी तरह से पकड़ सके। अगर आपको कोई पार्ट को घुमाने का है, जैसे डाई रेंच होता है, जैसे मान लो आपको थ्रेडिंग ऑपरेशंस पाइप के ऊपर करना है तो उसके लिए आप रेंच या डाई रेंच यूज़ करते हैं। तो उसके जो दोनों हैंड होते हैं वो हैंड पे करीबन 8 इंच या 10 इंच लंबा आपने नर्लिंग किया हुआ देखा होगा। वो किस लिए? कि आपका ग्रिपिंग उसमें ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए। सो नर्लिंग में क्या है वो हम देखेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए रफ सरफेस ऑन द वर्क पीस टू प्रोवाइड इफेक्टिव ग्रिपिंग। उसको रफ करना है, क्यों? तो इफेक्टिव ग्रिपिंग के लिए, आप अच्छी तरह से उसको ग्रिप या पकड़ सके, इसके लिए। नर्लिंग टूल इज हेल्ड रिजिडली ऑन द टूल पोस्ट। यहाँ पे वो टर्निंग टूल जो था उसके बदले हम नर्लिंग टूल फिट करेंगे टूल पोस्ट में। एंड प्रेस अगेंस्ट द रोटेटिंग जॉब सो दैट लेवलिंग द एग्जैक्ट फेस माइल ऑफ द टूल ऑन द सरफेस ऑफ द जॉब। और नर्लिंग का जो रोलर होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर में मैंने एक स्केच दिखाया है, राइट हैंड साइड वाली फिगर में एग्जैक्ट वर्किंग का एक फोटो है। उसमें एक रोलर जैसा नल किया हुआ पार्ट है, वो उसका टूल है। और जो लेंथ वाइज दिखाया है वो आपका वर्क पीस है। तो वो जो रोलर है, आप उसको वर्क पीस को आपको उसको एक प्रेस से, मतलब एक थोड़ा प्रेशर देके आपको उसको टच करना है और वर्क पीस को रोटेट करना है। तो रोलर के ऊपर जो आपका जो डिज़ाइन का नल किया हुआ है वो सेम इम्प्रेशन आपका वर्क पीस के ऊपर आता है। दिस इज नोन एज द वर्किंग ऑपरेशंस। एंड द रिक्वायरमेंट इज ओनली वन रिक्वायरमेंट, बेटर ग्रिपिंग। आप कोई भी वर्क पीस को अच्छी तरह से ग्रिप पकड़ सके, इसके कारण आपका नर्लिंग ऑपरेशंस जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज द थ्रेड कटिंग। जैसे मान लो कि आप हाथ से डाई का यूज़ करके भी आप उसके ऊपर थ्रेडिंग, कोई भी वर्क पीस के ऊपर थ्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन लेथ के ऊपर भी आप थ्रेडिंग ऑपरेशंस कर सकते हो। ये मैंने फिगर दिखाया है यहाँ पे। इट इज़ द ऑपरेशन दैट इज यूज टू प्रोड्यूस ए हेलिकल ग्रूव ऑन ए सिलिंड्रिकल और ए कॉनिकल सरफेस बाय फीडिंग द टूल लॉन्जिट्यूडली व्हेन जॉब रिवॉल्व्स बिटवीन द टू सेंटर्स। जॉब अगर आपका दो सेंटर में पकड़ा हुआ है वो रोटेट होता है और थ्रेडिंग टूल से आप थ्रेड सरफेस जनरेट कर सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सरफेस जहाँ पे भी आपको थ्रेड करना है वो जरूरी नहीं कि सिलिंड्रिकल हो। अगर कॉनिकल है, कॉनिकल मीन्स टर्निंग किया हुआ भी पार्ट है, तो उसके ऊपर भी आप थ्रेडिंग ऑपरेशंस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द ड्रिलिंग ऑपरेशन। सेम ड्रिलिंग, जो सबसे पहला ऑपरेशन हमने देखा था सेंटरिंग, उसके जैसा ही ऑपरेशन है। कि जैसे सेंटरिंग में क्या करते थे कि बहुत छोटा सा डेप्थ में आप उसमें कॉनिकल शेप में आप ड्रिलिंग करते थे, उसको हम सेंटरिंग बोलते थे। यहाँ पे क्या करना है, आपको डेप्थ ऑफ ड्रिल वो उसमें आपका सेंटरिंग से थोड़ा ज़्यादा रहता है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्केच है उसमें एक ड्रिल टूल है, वो ड्रिल टूल आपने टेल स्टॉक के स्पिंडल में पकड़ा हुआ है और आपको जॉब एक एंड पे आपने चक में पकड़ा हुआ है। जब वो वर्क पीस रोटेट होगा, आप ड्रिल का टूल है उसके सेंटर में आप रोटेट करके जाने देंगे और पीछे से टेल स्टॉक का स्पिंडल इंसर्ट करते जाएंगे, तो आपको जो ऑपरेशन मिलेगा दैट इज नोन एज द ड्रिलिंग ऑपरेशन। Drilling is an operations by which we can make holes in the job. In this operation, the job is rotated at turning speed on the lathe axis and the drilling tool fitted on the tailstock spindle. And the tailstock is moved towards the job by hand feed. जैसे मैंने बताया कि जो आपका ड्रिल टूल है वो टेल स्टॉक के स्पिंडल में है और
टेल स्टॉक का जो स्पिंडल है आपको उसको रोटेट करके उसको फीड देना है टूवर्ड्स द वर्कपीस। आपकी जितनी भी डेप्थ में आपको उतना ड्रिलिंग चाहिए उतनी डेप्थ तक आपको ड्रिल का टूल इंसर्ट करना है। दिस इज नोन एज द ड्रिलिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज द बोरिंग ऑपरेशन। ये बोरिंग ऑपरेशन क्या है? पहले तो बोरिंग किसको कहते हैं? आपने कोई एक होल किया हुआ है या ड्रिल किया हुआ है, अगर वो ड्रिल को आपको एनलार्ज करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आपने 20 mm का ड्रिल किया है, नाउ योर फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ड्रिल होल इज इंस्टेड ऑफ 20-30 मिलीमीटर। तो आप ये 20 mm का जो ड्रिल किया हुआ होल है, अगर आप उसको 20 से 30 करते 30 करते देन उसको कहा जाता है कि आपने बोरिंग किया। बोरिंग ऑपरेशन मीन्स के एनलार्जमेंट ऑफ द ड्रिल होल। आपने ड्रिल होल जो किया हुआ है उसको आपने एनलार्ज किया या बड़ा किया। इन दिस ऑपरेशंस we can enlarge the diameter of the existing hole on a job by turning inside with some form tool known as the boring tool। जो आपने ये जो बोरिंग टूल है आपने टेल स्टॉक के स्पिंडल में भी पकड़ के आप कर सकते हो, या आप ये सेम ऑपरेशन टूल पोस्ट में टूल होल्ड करके भी ये ऑपरेशंस आप कर सकते हो। तो जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशंस देखा, बोरिंग ऑपरेशंस देखा। बोरिंग क्या है? इट्स एनलार्जमेंट ऑफ द ड्रिल होल। नेक्स्ट वन इज द रिमिंग ऑपरेशंस। रिमिंग ऑपरेशंस क्या है? रिमिंग इज द ऑपरेशन फॉर साइजिंग और फिनिशिंग ए ड्रिल होल। जैसे बोरिंग क्या था? तो एनलार्जमेंट ऑफ द ड्रिल होल। रिमिंग क्या है? कि आप उसको साइजिंग करना है, मतलब बहुत बारीक आपको होल का एनलार्जमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ड्रिल डायमीटर इज 10 मिलीमीटर एंड अगर जब आप वो ड्रिल का डायमीटर आपने 10 mm का किया, आपने उसमें फीड रेट ज़्यादा यूज़ किया है, तो क्या होगा? आपने जो भी सरफेस जो जनरेट किया हुआ है, ड्रिल किया हुआ है, वो थोड़ा रफ होगा। तो आप उसमें आप रिमर लगा के इंस्टेड ऑफ ड्रिल टूल यू हैव टू फिक्स द रिमर, और रिमर लगा के 10 mm का होल में आप फिनिश करके 10.2 10.3 मिलीमीटर तक आप उसमें ला सकते हो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका मशीनिंग तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपने जो ड्रिल किया हुआ होल है आपने उसको फिनिश किया या उसको प्रॉपर साइज किया। दिस टूल इज फिटेड ऑन द टेल स्टॉक। जैसे जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ड्रिल टूल फिट करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू फिक्स द रिमर। This operation is same as drilling operation, but instead of drill tool, reamer is fitted in the spindle of the tail stalk. Next one is the tapping operation. Tapping operations क्या होते हैं? Tapping मतलब inside threading। आपको वर्कपीस में अंदर की बाजू, जब मान लो आपको बोल्ट फिट करना है, तो बोल्ट फिट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको जो भी वर्कपीस के उसके अंदर आपको थ्रेडिंग करना पड़ेगा। एंड इंटरनल थ्रेडिंग किया है उसको आप क्या बोलेंगे? टैप बोलते हैं या टैपिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। वी यूज दिस ऑपरेशंस फॉर क्रिएटिंग इंटरनल थ्रेड्स विद इन ए होल बाय मीन्स ऑफ ए टूल कॉल्ड टैप। जो टैप टूल से हम कोई भी वर्कपीस में ड्रिल किया हुआ है वहाँ पे उसको इंटरनल थ्रेड करेंगे, दैट इज नोन एज द tapping operation. 3 taps are gradually used in internal thread. आप टैप सेट बाजार में लेने जाएंगे तो उसका टैप सेट में क्या आता है? 3 टूल होते हैं। एक जो टूल होता है वो टेपर होता है, सेकंड इज द नोन एज द सेकंड टैप एंड थर्ड वन इज द नोन एज द प्लग टैप। पहला ऑपरेशन क्या करेंगे? आप वहाँ पे टेपर टैप लगाएंगे। तो जो ड्रिल में आपने जो ड्रिल किया हुआ है वहाँ पे पहला टैप लगाया तो आपको वहाँ पे फिनिश आपको जो थ्रेडिंग है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसका इंप्रेशन वहाँ पे रहेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? सेकंड टैप लगाना है। सेकंड ऑपरेशन सेकंड टैप से भी थोड़ा बहुत मटेरियल रिमूव होगा, लेकिन एग्जैक्टली आपका जो भी टैपिंग का जो साइज़ है वो आपको नहीं मिलेगा। एंड थर्ड ऑपरेशन आपको प्लग टैप लगा के करना है, तो आपका जो एग्जैक्ट जो आपको टैपिंग का जो साइज़ है वो आपको उसमें मिलेगा। ये ऑपरेशन भी एज गुड एज ड्रिलिंग ऑपरेशन जैसा ही है और रिमिंग ऑपरेशन जैसा ही है, बट हियर इंस्टेड ऑफ ड्रिल टूल और रिमर टैप इज फिटेड इन द स्पिंडल ऑफ द
टेल स्टॉक। आपको टैप टूल फिट करना है। दिस इज नोन एज द टैपिंग ऑपरेशन। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन क्या है? उसका नाम भी बताता है पार्ट ऑफ, मतलब एक जॉब को दो पीस में उसको कट करने का। तो इट इज द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ ए बार टाइप जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग द मशीनिंग प्रोसेस। जैसे मान लो आपके पास लंबा एक बार है, मान लो 500 मिलीमीटर की उसकी लंबाई है। आपको उसमें से 500 मिलीमीटर की लंबाई वाला जो भी आपका पास वर्क पीस है, उसमें से आपको 50-50 मिलीमीटर के लंबाई वाले जॉब बनाना है। तो जैसे मान लो एक जॉब आपका कंप्लीट हो गया, तो वहाँ से आपको उसको कट करके निकालना है। उसके बाद में दूसरा जॉब आपको टर्निंग या जो भी ऑपरेशंस करना है वो करना है। दूसरा जॉब कंप्लीट हो गया, वहाँ से आपको उसको कट करना है। तो पार्टिंग ऑपरेशन क्या है? इट इज द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ ए बार टाइप जॉब आफ्टर कंप्लीट द मशीनिंग प्रोसेस। आपको जितना भी मशीनिंग जो भी करना था वो सब हो गया। उसके बाद में जो आपका मेन वर्क पीस है या जो रॉ मटेरियल है, उसमें से आपका वर्क पीस जितना लंबाई आपको काट के अलग करना है। दैट इज नोन एज द पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन ए बार टाइप जॉब इज हेल्ड ऑन द चक, rotates at turning speed. A parting of tool is fed into the job slowly until the tool reaches the center of the job. आपको टूल उसको लेंथ वाइज या लॉन्जिट्यूडल मूवमेंट में मूव नहीं करना है। आपको उसको जो आपका जो वर्क पीस का एक्सिस है उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर मूव करना है और धीरे धीरे मूव करना है। और जैसे ही आपका टूल टिप वर्क पीस के सेंटर तक पहुंचेगा, आपका पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और आपको वो जो आपका जो वर्क पीस है उसमें से आपको डिजायर लेंथ का आपको लेंथ मिल सकता है। सो दिस इज द पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद में आता है स्पिनिंग ऑपरेशन। ये स्पिनिंग ऑपरेशन क्या है? तो in this spinning, the job of this sheet metal is held between the former and the tailstock center, rotates at high speed with the former. उसमें क्या है कि आपका टेल स्टॉक और जो हेड स्टॉक है वो दोनों के बीच में आपको आपका जॉब फिट करना है। ये जॉब कैसा होता है? आपका जैसे मान लो बार या हेक्सागोनल बार या राउंड बार ऐसा नहीं होता है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द शीट मेटल। जैसे कोई सर्कल होता है या सर्कल मतलब 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर का सर्कल थिकनेस का सर्कल होता है और वो सर्कल और आपका टेल स्टॉक उसके बीच में आपको उसका फॉर्मर रखना है। फॉर्मर क्या करता है? वो फॉर्मर वही शेप का होता है जो आपको डिजायर्ड शेप में आपका वर्क पीस चाहिए। उसको फॉर्मर भी बोलते हैं या उसका डाई भी बोलते हैं। उसके बाद में द लॉन्ग राउंड नोज फॉर्मिंग टूल रिजिडली फिक्स ऑन स्पेशल टूल पोस्ट प्रेसेस द जॉब ऑन द पेरिफेरी ऑफ द फॉर्मर। उसके बाद में आपका टूल पोस्ट में बहुत लंबा और जनरली ये जो टूल होता है वो एक लकड़े का लंबा हैंडल होता है। उससे आपको जब वो जॉब रोटेट होगा, आपका जो सर्कल है उसको आपको मूव करना है। किसके ऊपर? आपको जो फॉर्मर है उसके ऊपर उसको आपको बेंड करके मूव करना है। तो उससे क्या होगा? जो आपका फॉर्मर या जो डाई है वो जो शेप है वो शेप में आपको आपका वर्क पीस मिलेगा। यहाँ पे एक ब्यूटी क्या है कि ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे कोई मशीनिंग नहीं होता है। मशीनिंग मतलब मेटल रिमूवल नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे आपको जो फॉर्म में आपको वर्क पीस चाहिए वो फॉर्म में आप वर्क पीस ले सकते हो। जनरल स्पिनिंग ऑपरेशंस, अगर आप यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाना है तो उसके लिए ये स्पिनिंग ऑपरेशंस